नमस्कार दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भारतीय दार्शनिक मंच। जो दिखता है वह सच नहीं होता। ये बात ग्रीक दर्शन में दो प्रमुख विचारकों ने कहा। पहले हैं हेराक्लाइटिस और दूसरे हैं परमानाइडिस। लेकिन ये एक बात मानने के बाद भी दोनों परस्पर विरोधी बातें स्वीकार करते हैं। शायद इसीलिए बर्टन रसेल ने अपनी पुस्तक वेस्टर्न फिलॉसफी में लिखा है कि ग्रीक कभी भी मध्यम मार्गी न रहे, ना ही अपने विचारों में और ना ही व्यवहार में। जहां एक तरफ हेराक्लाइटिस परिवर्तन को ही सत्य मानते हैं, सब कुछ परिवर्तनशील है, तो उसके उलट परमानाइडीज सब कुछ को स्थिर मानते हैं, अपरिवर्तनशील मानते हैं। परिवर्तन के लिए अंग्रेजी भाषा में एक शब्द प्रयोग होता है बिकमिंग, और सत्य के लिए, अपरिवर्तनशील के लिए एक अंग्रेजी भाषा में शब्द प्रयोग होता है बीइंग। ये दोनों शब्द अंग्रेजी भाषा में, जो बिकमिंग है उसका पहला वर्ड बी कैपिटल होता है और बीइंग का भी बी कैपिटल होता है। हर भाषा का अपना भाव को व्यक्त करने का तरीका होता है। जब किसी मूल सत्ता के बारे में बात होती है तो उसका पहला वर्ड कैपिटल वर्ड में लिखा जाता है। फिलहाल हम पहले ही हेराक्लाइटिस के बारे में बात कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दूसरे विचारक परमानाइडीज के बारे में। परमानाइडीज इलियाई दार्शनिक संप्रदाय के सर्वाधिक महत्वपूर्ण दार्शनिक है। प्लेटो ने भी इनको बड़ा श्रद्धा के साथ देखा और वो उल्लेख करते हैं कि 65 वर्ष की अवस्था में परमानाइडीज युवा सुकरात से मिला और वह उससे बहुत प्रभावित हुआ। स्वयं प्लेटो के दर्शन में भी हमें परमानाइडीज की वैचारिक छाप देखने को मिलती है। न केवल प्लेटो बल्कि प्लेटो के शिष्य अरस्तु भी परमानाइडीज से प्रभावित नजर आते हैं। सामान्यतः हेराक्लाइटिस के समकालीन ही परमानाइडीज को माना जाता है। परमानाइडीज का जन्म लगभग वही 540 ईसा पूर्व इलिया, ग्रीक के इलिया में एक संभ्रांत परिवार में होता है, जिनका तत्कालीन राजनीति में बड़ा अच्छा स्थान था। तो ये भी राजनीति में सक्रिय रहे। कई जगह ऐसा भी वर्णन मिलता है कि उन्होंने अपने राज्य के लिए कुछ कानून भी बनाए थे। परमानाइडीज को सामान्यतः जेनोफिनीज और पाइथागोरस से प्रभावित माना जाता है। जेनोफिनीज से उनका संबंध कैसा था, इसको लेकर एक विवाद है। अरस्तु ने जेनोफिनीज को उनका गुरु माना है, तो एक और विचारक हैं सेक्टस इंपीरिक्स। तो जो सेक्टस इंपीरिक्स हैं वो जेनोफिनीज को उनका मित्र कहते हैं। जो कुछ भी हो, लेकिन जेनोफिनीज का प्रभाव परमानाइडीज पर पड़ा है, उनके दर्शन पर भी पड़ा है। इसके साथ ही एक और तत्कालीन विचारक हैं अमीनियस। अमीनियस से भी परमानाइडीज बहुत ज्यादा प्रभावित है और ये निर्विवादित है। एक ऐसी कथा मिलती है कि परमानाइडीज ने एमिनियस को राष्ट्र नायक के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए उनकी समाधि का निर्माण करवाया था। तो इन सब से
तत्कालीन समय के विचारकों से प्रभावित होने के साथ ही साथ परमानाइडिस एक स्वतंत्र चिंतक है, और इस स्वतंत्र चिंतन में उसने बुद्धि और तर्क को बहुत ही उच्च स्थान प्रदान किया। इसी कारण जो ग्रीक दर्शन के जानकार हैं, विद्वान हैं, वो कई बार कहते हैं कि परमानाइडिस ने ही ग्रीक दर्शन को तर्क संगत ढंग से चिंतन करना सिखाया। तो कई लोग उन्हें प्रथम ग्रीक दार्शनिक के रूप में भी स्वीकार करते हैं, जो बाद के पाश्चात्य जगत में विचारक हुए, जैसे प्लेटो का जो द्वंद्वात्मक न्याय है, अरस्तु का जो तर्क शास्त्र है, वो सब पर स्पष्ट रूप से हमें परमानाइडिस की छाप देखने को मिलती है। तो इस रूप में हम ये देखते हैं कि परमानाइडिस कितने महत्वपूर्ण हैं। परमानाइडिस की एक कृति है ऑन नेचर। एक दिलचस्प बात आपको देखने को मिलेगी कि ग्रीक दर्शन में ऑन नेचर के नाम से सबकी कृति मिलती है, हेराक्लाइटिस की भी और भी लोग। वो सब लोग प्रकृति से इतना प्रभावित थे कि उनकी कृति का नाम ऑन नेचर ही होता है। फिलहाल जो परमानाइडिस ने बुक लिखी है ऑन नेचर, वो एक काव्य संग्रह है, पोएट्री के फॉर्म में लिखी गई बुक है। और अच्छी बात यह है कि इस काव्य संग्रह का अधिकतर भाग हमारे पास वर्तमान में उपलब्ध है। इस रचना को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है परमार्थ मार्ग और दूसरा भाग है प्रतीति मार्ग। इसके पूर्व हमें प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन भी मिलता है, और ये तीनों भाग उपलब्ध है हमारे पास। परमानाइडिस इस पुस्तक में, इसकी प्रस्तावना में, इंट्रोडक्शन में लिखते हैं कि सूर्य कुमारियों के पथ प्रदर्शन में रथ पर सवार होकर वह एक ऐसी देवी ने राज प्रसाद में पहुंचते हुए जो बुद्धिमान पुरुष को प्रत्येक प्रकार के ज्ञान से परिचित करवाती है। देवी उनका स्वागत करती है और उन्हें सत और असत के विषय में ज्ञान देती है। जो परमार्थ का मार्ग है वह सत का मार्ग है, और जो प्रतीति का मार्ग है वो असत का, ऐसा उन्होंने उल्लेख किया। सत्य के मार्ग को, परमार्थ के मार्ग को बुद्धि द्वारा जाना जाता है, जबकि असत के मार्ग को इंद्रियों द्वारा ग्रहण किया जाता है, प्रतीति के मार्ग को इंद्रियों द्वारा ग्रहण किया जाता है। इस प्रकार से हमें स्पष्ट रूप से परमानाइडिस के दर्शन में इंद्रियों को भ्रम के जनक के रूप में स्वीकार किया गया है, तो वहीं बुद्धि को भ्रम के नाश करने वाले और ज्ञान के जनक के रूप में स्वीकार किया। परमानाइडिस हेराक्लाइटिस से बिल्कुल पलट, जो परिवर्तन है, चेंज है, उसको ही वो भ्रम कहते हैं, उसको ही वो असत कहते हैं, और वो परम सत्ता की बात करते हैं, और वो परिवर्तन को असत सिद्ध करने के लिए तर्क देते हैं। वो कहते हैं कि परिवर्तन की सूचना हमें इंद्रियों द्वारा मिलती है, लेकिन यदि हम इंद्रियों की अपेक्षा बुद्धि पर विश्वास करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो परिवर्तन है वो भ्रामक है, क्योंकि परिवर्तन के पीछे एक स्थायी सत्ता उपस्थित है, और इस बात का संकेत हमें बुद्धि के द्वारा ही प्राप्त होता है। उनका जो दूसरा तर्क है, वो कहते हैं कि हेराक्लाइटिस एक ही वस्तु को सत और असत दोनों कहते हैं, लेकिन तर्क शास्त्र के अनुसार यह कहना गलत है।
यह विरोध के नियम का उल्लंघन है, क्योंकि कोई ही चीज एक ही समय में एक ही परिस्थिति में सत और असत दोनों नहीं हो सकती। दो विरोधी गुण एक ही देश काल में एक ही वस्तु पर नहीं पाए जा सकते। तो यह भी परिवर्तन के खिलाफ जाता है। और परिवर्तन को असिद्ध सिद्ध करने के लिए परमानाइडीज ने उत्पत्ति को, जो बिगिनिंग है, उसी को उन्होंने असिद्ध कर दिया। वो पूछते हैं कि सत्ता की उत्पत्ति कैसे होती है, क्या इसकी उत्पत्ति सत से होती है या असत से होती है। यदि हम कहते हैं कि उत्पत्ति सत से होती है, तो सत से केवल सत उत्पन्न हो सकता है। और यदि हम कहते हैं कि इसकी उत्पत्ति असत से होती है, तो यह असंभव हो जाएगा, क्योंकि असत से कभी सत पैदा नहीं हो सकता, और सत असत के अतिरिक्त शून्य से भी कुछ पैदा नहीं हो सकता। अतः सत अपरिवर्तनशील है, तो कुछ पैदा होता ही नहीं। तो जो परम सत्ता है, जो परिवर्तन के भ्रामक से परे है, जो सत है, जो निरपेक्ष है, एब्सोल्यूट बीइंग है, जिसको परमानाइडीज ने मूल तत्व के रूप में स्वीकार किया है, उसकी उसको बिल्कुल ही, जो पृथ्वी पर या अनुभव जगत में जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु आदि हैं, उनसे परे माना है, और उनका भी मूल कारण के रूप में स्वीकार किया है। वो इस एब्सोल्यूट बीइंग को अद्वैत मानते हैं, नॉन डुअलिस्टिक मानते हैं, कि वो दो नहीं है, वो अद्वैत है। वो सत्ता अविभाज्य भी है, उसका विभाजन नहीं हो सकता, तभी वो निरपेक्ष है। वो सत्ता काल से भी परे है, वो सदैव रहती है। ऐसा नहीं है कि वो प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में किसी में रहती है और नहीं रहती। ये जो स्पेसियो टेम्पोरल पाथ है, उससे वो परे। हमने बताया, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कि वो परिवर्तन रहित है, निर्विकार है, उसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं होता, वो हमेशा सत्य ही रहती है, इसलिए उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। वो अनिर्वचनीय भी है, उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, वो स्वयंभू भी है। तो यहां तक के जो लक्षण है, उसे हम भारतीय चिंतन परंपरा में जो ब्रह्म का सिद्धांत है, निर्गुण ब्रह्म का सिद्धांत है, उससे मिलता जुलता देख सकते। लेकिन एक दिलचस्प बात है, और वो ये है कि परमानाइडीज ने जो परम सत्ता को स्वीकार किया है, उसको परमित और मंडलाकार स्वीकार किया। परमित मतलब उसकी एक सीमा है, उसकी एक बाउंड्री है। वो कहते हैं कि सत चारों तरफ से सत से जकड़ा है, चारों तरफ से सत से घिरा हुआ है, इसलिए वो परमित है। और उसमें एक आकार भी, और वह आकार मंडलाकार है। मंडल मतलब ऐसे जो बनता है ना, मंडल गोला, तो मंडलाकार है। अब उनको इस बात को लेकर, परिमित और मंडलाकार को लेकर, उन पर कई प्रश्न उठाए जाते हैं, आक्षेप लगाए जाते हैं, और वो आगे चलकर विवाद का विषय बनता है। परमानाइडी का जो ये एब्सोल्यूट बीइंग है, उसका नेचर कैसा है, वो स्पिरिचुअल है या मैटर है। बाद के विद्वानों में इसको लेकर विवाद हो गया, असहमति असहमति दिखती है। दो राय हमको इसमें, इस संदर्भ में देखने को मिलती है। जहां एक तरफ स्टेस, हीगेल, अर्डमन आदि विद्वान परमानाइडीज के इस एब्सोल्यूट बीइंग को स्पिरिचुअल बताते हैं, आइडियलिस्टिक बताते हैं, मतलब वो कॉन्शियस फॉर्म में है। तो उसके पलट एक बर्नेट है, एक स्कॉलर हैं, ग्रीक स्कॉलर हैं,
ग्रीक दर्शन पर उनकी बड़ी अच्छी पकड़ है। उनका ये कहना है कि परमानाइडिज का जो एब्सोल्यूट बीइंग है वो स्पिरिचुअल ना होकर मेटलिस्टिक है, भौतिक है। तो ये द्वंद्व हमको देखने को मिलता है। इतिहास में यदि हम देखें तो भौतिकवादी और अध्यात्मवादी दोनों प्रकार के दार्शनिक परमानाइडिज से प्रभावित दिखते हैं। जो ग्रीक का परमाणुवाद है उसमें भी हमें परमानाइडिज का प्रभाव दिखता है, और प्लेटो के आइडियलिज्म में भी हमें परमानाइडिज का प्रभाव दिखता है। परमानाइडिज से ही इंद्रिय से इंद्रियातीत जगत के तरफ ग्रीक दर्शन बढ़ता है, जहां प्रारंभ में एक मूल तत्व के खोज की बात थी, वहां परमानाइडिज ने इस भौतिक जगत से परे ग्रीक दर्शन को ले जाने की कोशिश की। आज के लिए इतना ही। यदि आपका कुछ प्रश्न हो, कुछ जिज्ञासा हो, तो आप इसे पूछ सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जिसमें हम चर्चा करेंगे इलियाई संप्रदाय के अगले दार्शनिक जीनो की। बहुत बहुत धन्यवाद।